नमस्कार। ड्रीम स्पिरिट ऑफ कॉमर्स में आपका हार्दिक स्वागत है और आपके साथ मैं हूं राकेश मेवाड़ा। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एमकॉम सेमेस्टर 4 के इंटरनेशनल अकाउंटिंग में इंटरनेशनल अकाउंटिंग में यूनिट 3 में जो सम्स आते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो आज जो चैप्टर के सम हम गिनने वाले हैं वो चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड कंसोलिडेशन, ધંધાકીય જોડાણો અને એકત્રીકરણની હિસાબી પદ્ધતિ। अब ये चैप्टर में जो सम आते उसके बारे में अगर हम बात करें तो ये चैप्टर में बेसिकली आपको 3 टाइप्स ऑफ सम्स, आपके सम जो है 3 टाइप के, बट प्रैक्टिकली आपको ये 2 टाइप के सम आते हैं। टाइप नंबर 1 लाइन बाय लाइन कंसोलिडेशन मेथड, क्रमबद्ध एकत्रीकरण पद्धति, लाइन बाय लाइन कंसोलिडेशन मेथड। ये आपने प्रीवियस सेमेस्टर में वो होल्डिंग आउट कंपनी का जो सम गिना था उसके ऊपर डिपेंडेड है। શાસક કંપનીના હિસાબો ગણ્યા હતા એના ઉપરથી છે। અને સેકન્ડ મેથડ है वन लाइन और इक्विटी कंसोलिडेशन मेथड, वन लाइन और इक्विटी कंसोलिडेशन मेथड, इक्विटी एकत्रीकरण पद्धति। और थर्ड जो है वो प्रो रेटा कंसोलिडेशन मेथड, प्रमाणसर एकत्रीकरण पद्धति। बट आपके जो सम आते हैं ये 2 टाइप के आते हैं, फर्स्ट और सेकंड में से। और आज के इस वीडियो में हम टाइप 1 सीखने वाले और नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप 2 सीखेंगे। तो आज हम सीखने वाले हैं टाइप नंबर 1। अब टाइप नंबर 1 का सम हमें कैसे गिनना है उसके लिए सबसे पहले मैंने एक फॉर्मेट बनाया, तो आपको वही फॉर्मेट फॉलो करना है। वो फॉर्मेट पहले बना देना, उसके बाद उसमें आपको सम गिनना है। स्टार्ट करें हम टाइप 1 लाइन बाय लाइन कंसोलिडेशन मेथड, क्रमबद्ध एकत्रीकरण पद्धति। तो उसके लिए सबसे पहले हमें जो फॉर्मेट बनाना है वो फॉर्मेट मैंने यहाँ बनाया हुआ है। तो सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है कि हाँ ये मेथड कब यूज़ करनी है। तो जब आप देखोगे कोई कंपनी होल्डिंग है, मतलब कोई सब्सिडरी कंपनी के 50% या उससे ज़्यादा परसेंट के शेयर परचेस करते हैं तो वो कंपनी होल्डिंग हो जाती है। तो उसके लिए हमें ये मेथड यूज़ करनी है। अब होल्डिंग, इसमें आपको ये क्लियर करना है कि होल्डिंग का पार्ट कितना है और सब्सिडरी मतलब माइनॉरिटी का पार्ट कितना है। होल्डिंग का पार्ट उसका मतलब है जैसे कि मैंने कोई कंपनी के टोटल 1000 शेयर्स है, 1000 शेयर्स में से मैंने 800 शेयर्स परचेस कर लिए, या मेरी कंपनी ने 800 शेयर्स परचेस कर लिया और उसके पास टोटल जो शेयर्स है 1000, तो 800 डिवाइडेड बाय 1000 मैं करूँगा तो 80% आएंगे। तो वो जो मेरा पार्ट हुआ वो 80%, और बाकी जो 20% वो मार्केट के लोगों के पास है जिसको हम बोलेंगे माइनॉरिटी। तो सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है। उसके बाद हमें ये डिसाइड करना है क्या कैपिटल गेन। अब कैपिटल गेन का मतलब ये हुआ कि जिस दिन को मतलब जो डेट को हम वो कंपनी मतलब सब्सिडरी कंपनी का शेयर परचेस कर रहे हैं, जिस दिन के लिए हम सब्सिडरी कंपनी का शेयर परचेस कर रहे हैं, जो डेट को वो डेट को सेम डेट को सब्सिडरी के अकाउंट में रिजर्व और पीएनएल का क्या बैलेंस है वो हमें डिसाइड करना है। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया, उसमें लिखा है ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पे रिजर्व और भी हो तो रिजर्व लिख सकते हो, ऐड और एंड पीएनएल। तो ओपनिंग बैलेंस मतलब जो बैलेंस शीट आपको दी है उसकी ओपनिंग डेट प्लस इंक्रीज है क्या वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और उसके बाद लिखा है मैंने डेट ऑफ शेयर परचेस, मतलब अगर आपको डेट ऑफ शेयर परचेस का बैलेंस यहाँ पे आना चाहिए, अगर वो नहीं दिया तो आपको ये टेबल बना के फाइंड करना पड़ेगा। ये टेबल में आपको डेट ऑफ शेयर परचेस का जो वैल्यू होगी वो फाइंड करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ईयर है हमारा 1/4/16 और ये क्लोजिंग डेट हो जाएगी 31 मार्च 17, और मैंने शेयर परचेस की है 1/10/16 को, मैंने ये डेट को परचेस की है। तो ये डेट का बैलेंस मुझे नहीं दिया होगा, अगर सब में मुझे ये डेट ओपनिंग का बैलेंस दिया होगा तो मुझे प्रोसेस करके यहाँ तक जाना है प्रोसेस करके, मतलब ये डेट को क्या बैलेंस है वो फाइंड आउट करना है। इसके लिए ये टेबल है। अगर आपको डायरेक्टली दे दिया तो आप यहाँ लिख सकते हो ये, और यहाँ पे मैंने लिखा है कि पीएनएल का बैलेंस माइनस डिविडेंड। ये क्या है, जैसे सम आएगा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो ये टेबल था हमारा कैपिटल गेन का। अब एबीसी कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए मैंने एक टेबल बनाया हुआ है। एबीसी मतलब इंक्रीज डिक्रीज कितना, उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे रिजर्व लिखा है, यहाँ पे पीएनएल, आपको लिखना है क्लोजिंग बैलेंस और यहाँ पे लिखना है ओपनिंग। और क्लोजिंग ओपनिंग का जो डिफरेंस होगा ना वो आपका इंक्रीज होगा इन 12 मंथ, ये 12 महीना વધારો હશે। अब उसमें से हमें यहाँ पे कितने मंथ के लिए जाना है वो हमें डिसाइड करना है कि भाई 3 मंथ इंक्रीज जाना है, 4 मंथ जाना है।
जो भी ओपनिंग और शेयर परचेज है उसके बीच में जो डिफरेंस होगा इतने मंथ की अमाउंट हमें यहाँ फाइंड आउट करके यहाँ पे लिखनी है इंक्रीज डिक्रीज में। बट अगर आपको डेट ऑफ शेयर परचेज की अमाउंट दे दी है सब में तो आपको ये टेबल बनाना नहीं है, पर इंक्रीज डिक्रीज फाइंड करना है तो आपको ये बनाना पड़ेगा। उसके बाद बारी आई रेवेन्यू गेन, महसूली नफ़ो। तो रेवेन्यू जो होता है शेयर परचेस करने के बाद में सब्सिडरी के अकाउंट में जो डिफरेंस आया रिजर्व और पीएनएल में, जिसको हम बोलेंगे रेवेन्यू। इसके लिए हम क्या करेंगे, क्लोजिंग का बैलेंस लिखेंगे, उसमें से कैपिटल मतलब यहाँ पे डेट ऑफ शेयर परचेस की जो अमाउंट होगी वो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो होगी हमारी रेवेन्यू वैल्यू। तो ये हुआ हमारा रेवेन्यू गेन, महसूली नफ़ो। ये सबसे पहले हम फाइंड करेंगे। अब जो सेकंड टेबल बनाना है वो हमारा है ट्रांसलेटेड बैलेंस शीट, रूपांतरित पाकू सरवैयू। अब जो हमारी सब्सिडरी कंपनी है वो फॉरेन में होगी तो उसकी जो अमाउंट होगी जो डॉलर में हो सकती है, पाउंड में हो सकती है, उसको हमें इंडियन रुपीज़ में, इंडियन करेंसी में डाइवर्ट करना है। और उसके बाद इसकी जो बैलेंस शीट है उसको हमें डाइवर्ट करना है। और वो डाइवर्जन के लिए हमें ये सेकंड बैलेंस शीट बनानी है। ये थी हमारी सेकंड बैलेंस शीट। तो ये हमारा सेकंड स्टेप है। उसके बाद हमें थर्ड स्टेप में ये बनाना है जो हमने होल्डिंग आउट कंपनी में बनाया हुआ था, गुडविल और कैपिटल रिजर्व बनाना है। उसके लिए इक्विटी शेयर है, रिजर्व है, पीएनएल है और ये डिविडेंड है। ये है कि जैसे सम आएगा प्रैक्टिकली मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ये टोटल में से हमें इन्वेस्टमेंट परचेस वो माइनस करना है। तो अब जो मिलेगा वो अगर प्लस में आया तो कैपिटल रिजर्व है और माइनस में आया तो उसको हम बोलेंगे गुडविल। उसके बाद माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी हमें फाइंड करना है, लघुमतीनो भाग। उसके लिए भी सेम इक्विटी शेयर और ये कैपिटल चीज़ें हैं, रिजर्व और पीएनएल, मूड़ी विगतों से, और ये रेवेन्यू महसूली है, रिजर्व और पीएनएल। अब इसका टोटल करेंगे तो माइनॉरिटी मिलेगा। और डिविडेंड अगर सब में दिया, एक बिग सब्सिडरी कंपनी ने इतना डिविडेंड दिया है तो डिविडेंड के बारे में हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करनी होगी। तो ये था थर्ड स्टेप हमारा। और हमारा फोर्थ स्टेप है वो फाइनली कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, एकत्रित पाकू सरवैयू। तो अब हमें ये जो बनाना है फाइनली वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, ये था हमारा लास्ट स्टेप। और ये कंप्लीट करने के बाद आपका सम पूरा हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको बनानी है। जैसे मैंने आपको फिर से बता दूं, सबसे पहले आपको जो मेथड गिनने वो मेथड में होल्डिंग और माइनॉरिटी बनाना है। उसके बाद कैपिटल गेन और अगर इंक्रीज फाइंड करना है तो बनाना है ये टेबल। उसके बाद रेवेन्यू गेन बनाना है। उसके बाद जो हमें बनाना है वो ट्रांसलेटेड बैलेंस शीट बनानी है, कौन सी सब्सिडरी कंपनी के लिए। उसके बाद थर्ड स्टेप में हमें जो बनाना है वो है ये गुडविल और कैपिटल रिजर्व फाइंड करना है। उसके बाद माइनॉरिटी इंटरेस्ट फाइंड करना है ये। और उसके बाद फाइनली एक बैलेंस शीट हमें बनानी है। तो ये बैलेंस शीट, ओके। तो इतने टेबल आपको बनाने हैं। अब हम सम स्टार्ट कर रहे हैं। चलो, सबसे पहला जो सम हम गिनने वाले हैं वो BS सुधीर प्रकाशन का गुजराती मीडियम में इलस्ट्रेशन नंबर 3, पीजी उदाहरण से इंग्लिश मीडियम में भी वही है, इलस्ट्रेशन नंबर 3 है। हंसा एंड सुषमा का सम है, हंसा एंड सुषमा, वो सम हम गिनने वाले हैं। सम में हम देखेंगे कि ये टाइप 1 है, वो कैसे पता चलेगा, तो आपको ये डिसाइड करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हंसा लिमिटेड है उसने सुषमा लिमिटेड के शेयर परचेस किए हुए हैं और वो शेयर है 400। और अगर सुषमा लिमिटेड, ये हंसा का बैलेंस शीट है, ये सुषमा का प्रिंट नहीं हुआ है, फिर मैं बता रहा हूँ। अब सुषमा लिमिटेड का अगर मैं ये डॉलर में है, बट अभी डॉलर को इग्नोर करूँ तो यहाँ पे 100 रुपीज़ प्राइस है और ये 50,000, उसको डिवाइड करूँगा तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे 500। अब 500 में से 400 हमारे पास है, इसका मतलब ये हुआ कि मोर देन 50%, 50% से ज़्यादा शेयर हमारे पास है, इसलिए हम ये टाइप गिन रहे हैं। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 3। तो ध्यान देना, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आई होल्डिंग, कौन है होल्डिंग। तो सीधी बात है हंसा लिमिटेड। और अभी हमने देखा, मैं इंग्लिश मीडियम में भी चेक करा दूं आपको कि कितने शेयर हैं, 400 शेयर इन्वेस्टमेंट इन सुषमा लिमिटेड। और ये अमाउंट जो दी गई है वो बैलेंस शीट ऑफ हंसा लिमिटेड। सो अगर मैं नंबर्स देखूँ 400, यहाँ पे 50,000 डिवाइड बाय 100 करूँगा तो ये टोटल हो जाएंगे 500। तो अब हम होल्डिंग का पार्ट बना रहे हैं और वो पार्ट आएगा 400 हमारे पास है, टोटल उसके पास है 500। अगर मैं उसको % में देखूँ मल्टीप्लाई 100 करके, तो ये जो मेरा पार्ट हो जाएगा, वो 80% हो जाएगा। मतलब
कि सुषमा लिमिटेड के जो शेयर है उसमें से 80% तो मेरे पास है, हंसा लिमिटेड के पास है। अब माइनॉरिटी मार्केट में कितने हैं, तो अगर डायरेक्ट पता ये 80 है तो 20 हो जाएंगे, बट फिर भी आपको देखना है। तो 100 शेयर मार्केट में है और टोटल है 500, तो ये हो गया है 20%। तो आई होप आपको ये होल्डिंग में पता चल गया होगा कि ये 80% कहाँ से है, 20% कहाँ से है। मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ 80 और 20 के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन्वेस्टमेंट इन सुषमा लिमिटेड में 400 शेयर है। अब सुषमा लिमिटेड यहाँ पे आप देखोगे तो ये $100 का एक है और यहाँ पे टोटल है 50,000। तो 50,000 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 500, मतलब नंबर ऑफ शेयर हो गए 500, उसमें से हमारे पास 400 है। सो 400 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई 100 क्या 80%, ये आया 20%। ये डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हो 20%। तो हमारा पहला काम पूरा हो गया कि होल्डिंग का पार्ट कितना है। अब हमें जो फाइंड करना है वो है कैपिटल गेन, मुड़ी नफा। अब इसके लिए क्या करना है, तो हमें पूरा पढ़ना है कि कौन सी डेट को हम शेयर परचेस कर ले और सेम डेट को हमें बैलेंस दिया है। तो यहाँ पे लिखा है ऑन 1/7/2016, यहाँ पे जो बैलेंस शीट दी हुई है हमें, यहाँ पे 13 लिखा है बट 17 कर देना, प्रिंटिंग थोड़ी एरर है। ऑन 31 मार्च 2017 कर देना। अब बैलेंस शीट 31 मार्च 17 को दी, हमने शेयर परचेस किया 1/1/16 को, मतलब ये अगर मैं ईयर देखूँ तो 1/4/16 से 31 मार्च 17 का होगा। बट हम मैंने कुछ इंटरवल में शेयर परचेस किए, कौन सी डेट को 1/7/2016 को शेयर परचेस किए ऑन डेट। और सेम डेट सुषमा लिमिटेड के बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व एंड पीएनएल का बैलेंस है $4,000 और $12,000, 4,000 और 12,000, मतलब जिस दिन मैंने शेयर परचेज किया उस दिन का बैलेंस मुझे दे दिया है। तो मुझे अब क्या करना है, ये ओपनिंग में नहीं जाना है, इंक्रीज में भी नहीं जाना है, क्योंकि मैंने जिस दिन को मतलब 1/7/16 को परचेस किया वो डेट का मुझे बैलेंस मिल गया, तो मुझे अब ये प्रोसेस नहीं करनी। तो यहाँ पे मैं रिजर्व में लिख दूंगा, रिजर्व में मुझे लिखना है 4,000 और पीएनएल आपको दिया है 12,000, बट उसमें एक स्टेप है आपको ये लेना है। तो पीएनएल का जो बैलेंस है वो 12,000 है, उसमें से मुझे ये माइनस करना पड़ेगा डिविडेंड। और ये डिविडेंड क्या है, तो आपको दिया है एडजस्टमेंट 2 में कि सुषमा लिमिटेड पे डिविडेंड 10%, सुषमा लिमिटेड 10% डिविडेंड पे कर रही है फॉर द ईयर 2011 एंड 12। बट ये सम में चेंज करना पड़ेगा आपको। डेट यहाँ पे डेट तो आपको बेसिकली दी नहीं है, मैं यहाँ पे कोई भी ईयर लिख सकता हूँ, यहाँ पे 14-15 लिख दूँ, या आपको जो ईयर दिया है तो मैं 15-16 लिख रहा हूँ। तो प्रीवियस ईयर के लिए 10% उसने डिविडेंड डिक्लेयर किया है। अब 10% डिविडेंड तो इसके ऊपर 10%, 50,000 का 10%, तो डिविडेंड हो जाएगा मेरा 50,000 मल्टीप्लाई 10%, सो डिविडेंड बिकम्स 5,000, ये 5,000। तो मैं यहाँ पे ये बैलेंस में से 5,000 मुझे माइनस कर देना है, हर समय ध्यान रखना है। अगर यहाँ का बैलेंस दिया हो तो भी, यहाँ का बैलेंस दिया हो तो भी, तो ये 5,000 माइनस करने के बाद जो बैलेंस आने वाला है मेरा, और वो बैलेंस आएगा मेरा 7,000। तो ये हो गया मेरा स्टेप, ये क्लियर। कैपिटल गेन मेरा हो गया यहाँ पे 4,000, यहाँ पे क्या मिला मुझे 7,000 ऑन द डेट ऑफ शेयर परचेस। जब मैंने शेयर परचेस किया उस दिन का डेट, वो डेट का मुझे बैलेंस मिल गया। अब ये मुझे इंक्रीज फाइंड नहीं करना है, तो मुझे मेरे लिए अब ये यूजलेस है टेबल, अब मुझे ये टेबल में नहीं जाना। तो आप जब भी सम देखोगे तब आपको पता चल जाएगा आपको इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, इंक्रीज करना है, नहीं करना है। तो अगर आपको पता चल गया तो ये टेबल आप नहीं बनाओगे तो चल जाएगा। आप डायरेक्ट यहाँ पे भी ये नहीं लिखना, डायरेक्ट डेट ऑफ शेयर परचेस आप लिख सकते हो, ये नहीं लिखो डायरेक्ट तो भी चलेगा। तो अब हम आ रहे हैं स्टेप नंबर 3 में, हमारा रेवेन्यू गेन। रेवेन्यू गेन के लिए क्या करना है, क्लोजिंग बैलेंस देखना है रिजर्व का और पीएनएल का। किस में, सब्सिडरी कंपनी मतलब सुषमा लिमिटेड में बैलेंस शीट में रिजर्व है आपका 10,000 और पीएनएल है 20,000। ये 10,000 है, ये 20,000 है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 10,000, यहाँ पे लिख रहा हूँ 20। अब मुझे क्या करना है, उसमें से कैपिटल वाली वैल्यू माइनस करनी है। कैपिटल वैल्यू कितनी आई हमारी, यहाँ पे देखो ये 4,000 आई और ये 7,000, तो मैं उसमें से ये 4,000 माइनस करूँगा, 7,000 माइनस करूँगा, ये 4,000 ये 7,000, तो 10 में से 4 गया तो बचा 6,000 और 20 में से 7 गया तो बचा 13,000। तो ये हो गई मेरी रेवेन्यू वैल्यू, रेवेन्यू गेन
यहाँ पे रिजर्व में आया 6000 और पीएनएल में आया 13000। मैं फिर से रिपीट करा रहा हूँ, क्लोजिंग बैलेंस आपको बैलेंस शीट में देखना है। गुजराती मीडियम में एक बार शो करा दूँ मैं कि गुजराती मीडियम में जो सामान्य अनामत आपी है 10,000, नफा नुकसान आपी है 20,000, सामान्य अनामत 10, नफा नुकसान 20। तो अँ मैं लख्યું 10 અને 20 અને કેપિટલ એટલે આ મૂડી વિગત છે, મૂડી નફો કહીશું જે આપણે આગળ બનાવ્યો એ મૂડી આવી આપણી 40 મૂડી નફો 4,000 અને 7,000, તો ये આપણે અહીંયા 4,000 7,000 माइनस करीશું, सो અહીંયા આવશે 6,000 અને 13,000। तो ये हो गया मेरा कैपिटल का कैलकुलेशन और ये हो गया रेवेन्यू। ये मैंने क्यों कट किया आपको पता चल गया, क्योंकि जिस दिन को मैंने शेयर परचेस किया वो दिन का मुझे बैलेंस दिया है। अगर नहीं दिया होता, ओपनिंग ही दिया होता, मुझे ओपनिंग लिखना पड़ता, फिर यहाँ पे जो डिफरेंस आता वो निकाल के यहाँ पे ऐड करना पड़ता, फिर टोटल होता, बट यहाँ पे दे दिया, इसलिए ये टेबल मेरे लिए यूजलेस हो गया। तो ये थी हमारी फर्स्ट कैलकुलेशन। अब हमें सेकेंड बनाना है। सेकेंड जो बनाना है ट्रांसलेटेड बैलेंस शीट ऑफ, यहाँ पे हमें बनानी है सुषमा लिमिटेड की, जो हमारी सब्सिडरी कंपनी है, जिसकी अमाउंट हमें डॉलर में दी हुई है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अब बैलेंस शीट में। बट ये बैलेंस शीट गिने इससे पहले मैं थोड़ी क्लैरिफिकेशन कराता हूँ। यहाँ पे आपको विनिमय दर दिया है, एक्सचेंज रेट दिया है, ये दिया है 1/4/2016 को, 1/4/2016 को दिया हुआ है। तो उसका मतलब ये हुआ, ये आपका ओपनिंग हुआ। मैं शॉर्टकट लिखूंगा, आपको ध्यान रखना है। सेकंड दिया 1/7/2016 को, 1/7/2016 आपकी परचेस डेट है, तो जिसको मैं लिखूंगा पीडी, परचेस डेट, जिस दिन को आपने शेयर परचेस किया उस दिन की। उसके बाद 31 मार्च ये हो गई आपकी क्लोजिंग, एक क्लोजिंग डेट का हुआ रेट, और ये हुआ उसके बाद लिखा है एवरेज, सरेराश। मैं इंग्लिश मीडियम में आ रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम में खाली डेट आपको चेंज करनी है, यहाँ पे 16 और ये हो जाएगी 17, ये 16 है 17। तो ये जो है 16 जिसको मैं लिखूँगा ओपनिंग डेट, यहाँ पे जिस दिन को मैंने शेयर परचेस किया 1/7/16 को परचेस किया, तो उसको मैं लिखूँगा परचेस डेट। उसके बाद 31 मार्च वो लिखा है जिसको मैं बोलूँगा क्लोजिंग, और एवरेज लिखा है जिसको मैं लिखूँगा ए, क्योंकि जब मैं ये ट्रांसलेटेड बैलेंस शीट लिखूँगा तो ब्रैकेट में ये लिखूँगा ओपनिंग, पीडी, क्लोजिंग, ए, एवरेज, तो आपको पता चल जाएगा कि भी आपको यहाँ पे कौन सा रेट लेना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड स्टेप सम का, और वो है ट्रांसलेटेड बैलेंस शीट, रूपांतरित पाकू सर्वे। अब इसके लिए हमें करना क्या है, तो ये जो सम में हमें जो बैलेंस शीट दी हुई है सुषमा लिमिटेड की, वही बैलेंस शीट को इंडियन रुपीज़ में ट्रांसलेट करके लिखना है। तो सबसे पहले लिखा है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में इक्विटी शेयर कैपिटल, मैं डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ, फटाफट लिख रहा हूँ इक्विटी एंड इक्विटी शेयर कैपिटल। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर मूडी। अब यहाँ पे अमाउंट दी है 50,000, याद रखना है। अब आपको याद रखना है कि यहाँ आपको कौन सा एक्सचेंज रेट लेना है, कौन सा एक्सचेंज रेट लेना है। तो याद रखना इक्विटी में ऑलवेज आपको परचेस डेट का लेना है, परचेस डेट का एक्सचेंज रेट लेना है। परचेस डेट का एक्सचेंज रेट सम में दिया हुआ है 61 दिया हुआ है। देखो इक्विटी शेयर जिस दिन को आपने परचेस किया उस दिन का आपका रेट है, और वो है 61। हर सम में वही होगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कौन सी डेट का, परचेस डेट का। तो यहाँ पे जो हमारा रेट दिया हुआ है सम में, और वो रेट है 61। तो मैं इसको 61 से मल्टीप्लाई करूँगा तो अमाउंट आएगी 30,50,000, 30,50,000। खरीद तारीख नो रेट लेवा अँ ए 61। उसके बाद मैं लिख रहा हूँ रिजर्व्स, सम में जो भी दिया है वही मैं बैक टू बैक लिख रहा हूँ। उसके बाद दिखा है सम में जनरल रिजर्व, वो 10,000 है, पर मैंने उसके 2 पार्ट बना दिए। कौन से पार्ट बनाए वो मैं बताता हूँ। उसके बाद है जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व में मैंने 2 पार्ट बना दिए, 2 पार्ट बनाए। क्या? तो जो एक जो जनरल रिजर्व है यहाँ पे मैंने लिखी है वो कैपिटल है, टोटल 10,000 है, आप समझ लो 10,000, उसमें से 4,000 कैपिटल आई और 6,000 रेवेन्यू आई। 4,000 कैपिटल आई और 6,000 रेवेन्यू, जो आपको 10,000 यहाँ पे दिया हुआ है, बट आपने उसका पार्ट बनाया। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कैपिटल और रेवेन्यू। कैपिटल એટલે મૂડી અને રેવન્યू એટલે महसूली। ये कैपिटल है, रेवेन्यू है। अब मैं यहाँ पे कैपिटल में लिख रहूँगा 4,000, और मुझे रेवेन्यू में जो अमाउंट लिखनी है वो है 6,000।
अब ध्यान रखना, जो कैपिटल है ना, कैपिटल उसमें जो आपको एक्सचेंज रेट लेना है वो परचेज डेट का लेना है, और रेवेन्यू जो है आपकी रेवेन्यू, उसमें आपको ऑलवेज एवरेज रेट लेना है। रेवेन्यू में एवरेज रेट, महसूल ईमा सरेराश, क्योंकि वो ड्यूरिंग द ईयर होता है और इसके लिए हम एवरेज लेंगे, और ये जो है परचेज डेट का आएगा। तो परचेज डेट का इंडेक्स नंबर है हमारा 61 है सम में, और एवरेज है 62। आप देख सकते हो, मैं आपको रिपीट करा रहा हूँ, यहाँ पे देखो ये 60 लिखा है, 61 परचेज डेट का है, ये 63 क्लोजिंग का है, और 62 जो है आपका एवरेज है। तो यहाँ पे मैंने 61 और 62 लिया है, क्यों यहाँ पे साइड में मैंने लिखा है, आप देख सकते हो। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई आएगा 2,44,000, और यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा 3,72,000। अब उसके बाद सेम डिटेल मैं लिखूंगा P&L में, नफ़ा नुकसान में, उसमें भी मैं लिखूंगा कैपिटल और रिजर्व, मुड़ी, महसूली। अब कैपिटल अमाउंट कितने, पहले तो मैं ये बता दूं, देखो P&L कितना है 20,000, बट आपने उसके दो पार्ट बना दिए। क्या पार्ट बनाया, एक कैपिटल वाला पार्ट बनाया, कैपिटल वाला पार्ट जो है ना वो आपका है 7,000, और रेवेन्यू वाला पार्ट है 13,000। कैपिटल वाला है 7,000 और रेवेन्यू है 13,000। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 7,000 और 13,000। फिर से सेम थिंग, कैपिटल जो है उसमें परचेज डेट का आएगा, और रेवेन्यू में क्या आएगा, एवरेज का। तो अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 61 62 से, तो आंसर आना चाहिए मेरा, यहाँ पे आएगा 4,27,000, और यहाँ पे आएगा 8,06,000। ओके, नाउ अब बैलेंस शीट में आगे जाएंगे हम। यहाँ तक हो चुका। अब आया लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ जो है 20,000। उसके बाद मैं लिखूँगा लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। तो याद रखना, जो भी चीज़ लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म मतलब फिक्स एसेट्स है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ है, उसमें भी आपको परचेज डेट का ही लिखना है, परचेज डेट का इंडेक्स लिखना है। जो भी लॉन्ग टर्म है उसमें आपको परचेज डेट का इंडेक्स लिखना है। तो लॉन्ग टर्म में यहाँ पे परचेज डेट का इंडेक्स है मेरा 61, और लायबिलिटीज़ पूरी मैं लिखूँगा 20,000 है। सो 20,000 मल्टीप्लाई 61, सो अमाउंट आएगी मेरी 12,20,000। उसके बाद बारी आई करंट लायबिलिटीज़ की सारी, क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट, ये दो मेरी करंट लायबिलिटीज़ है, चालू देवाश। तो मैं यहाँ पे एक टाइटल लिख रहा हूँ करंट लायबिलिटीज़, और याद रखना जो करंट में लिखा होगा करंट लायबिलिटीज़, इसमें आपको क्लोजिंग का रेट लेना है। करंट एसेट्स हो या करंट लायबिलिटीज़ हो, क्लोजिंग का चालू देवा हो कि चालू मिलकत, તમારે रेट जो लेवाना हो से क्लोजिंग नो, जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। और जो लॉन्ग टर्म है उसमें परचेज डेट का आएगा, और इसमें आएगा क्लोजिंग का रेट। अब आगे जाए हम, करंट लायबिलिटीज़ चालू देवा, और उसमें हम यहाँ पे अमाउंट दी हुई है। सबसे पहले जो है वो क्रेडिटर्स है, लेनदारों, और वो है 10,000, और उसके बाद है BOD बैंक ओवरड्राफ्ट, और वो भी है 10,000। दोनों में जो रेट लेना है मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। फिर से क्लोजिंग में आपको याद करा दूँ, ये दोनों में मुझे क्लोजिंग का रेट लेना है, तो ये क्लोजिंग हो गए दोनों। अब क्लोजिंग का रेट सब में दिया हुआ है 63 दिया हुआ है, तो आप 63 देख सकते हो। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया आपके पास बुक होनी चाहिए, और बुक में से देख के 630, ये सुधी प्रकाशन की बुक है मेरे पास 630, मैंने उसकी जेरोक्स निकलवा दी है, क्योंकि बुक्स में से ये एक्सप्लेन करवाना थोड़ा टफ है, तो जेरोक्स से हो जाता है। तो अब ये हो गया 630। अब क्या करना है, आपको एक लाइन ड्रॉप करनी है। एक लाइन ड्रॉप करने के बाद आपको यहाँ पे उसका टोटल करना है, पर टोटल अभी नहीं करना, टोटल के लिए आपको वेट करना है। तो यहाँ पे इसका आप टोटल कर सकते हो। इसका टोटल आपका तो ये हो जाएगा 120, बट यहाँ पे बाकी रखना है, वेट करना है। अब जाना है आगे। ये थी लायबिलिटीज़ की बारी। अब बारी आई आपकी एसेट्स की, एसेट्स मिल्कत है। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स। तो याद रखना फिक्स जो है वो लॉन्ग टर्म है, तो लॉन्ग टर्म में भी आपको क्या लिखना है, परचेज डेट का इंडेक्स। यहाँ पे मैंने बताया लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म एसेट, परचेज डेट का इंडेक्स। यहाँ पे सब में दिया हुआ है 60,000,
और 60,000 को मैं 61 से मल्टीप्लाई करूँगा, और 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 36,60,000 आएगा अमाउंट। उसके बाद सेकेंड, उसके बाद सब में आप देखोगे तो इन्वेस्टमेंट ऑफ सुषमा पर, ये तो यहाँ पे नहीं, हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसमें नहीं है। उसके बाद आए अदर इन्वेस्टमेंट, अगर कुछ नहीं बोला है तो ये लॉन्ग टर्म है 30,000, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ अदर इन्वेस्ट, और ये भी लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म जब भी बात करेंगे हम तो परचेस डेट का इंडेक्स हमें लिखना है। तो ये था अदर, और वो अमाउंट है हमारी 30,000। 30,000 को मैं 61 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा 18,30,000। मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ। यस, 18,30,000। अब उसके बाद बाकी जो है सब में वो है करंट लाइबिलिटीज़। आप देखो करंट एसेट्स है, स्टॉक, डेटर्स और कैश, तीनों करंट एसेट्स है। तो मैंने अभी आपको बताया करंट जो वर्ड्स लिखे, मतलब यहाँ पे आया करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में आपको क्लोजिंग का लिखना है, जैसे ही करंट लाइबिलिटीज़ में हमने क्लोजिंग लिखा था वैसे ही यहाँ पे हम क्लोजिंग लिखना है। और करंट एसेट्स में सबसे पहले है स्टॉक। स्टॉक का गुजराती वर्ड स्टॉक ही है, मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे 10,000। उसके बाद डेटर्स, देवादार, वो भी सब में दिया हुआ है 10,000। उसके बाद कैश, वो भी है 10,000। तीनों में मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ क्लोजिंग आएगा, क्लोजिंग आएगा, क्लोजिंग आएगा। क्लोजिंग का जो रेट है आपका वो है सब में दिया हुआ है 63। अब मैं 63 से सबको मल्टीप्लाई करूँगा तो तीनों की अमाउंट सेम आने वाली है 6,30,000, 6,30,000, 6,30,000। ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना है। यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉप करके बनाना है, यहाँ तो जगह है इसलिए कहीं पे भी बना सकते हैं। बट अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ पे तो 120 आएगा। अब दोनों में से यहाँ का और यहाँ का कौन सा टोटल ज़्यादा आता है, तो मैं चेक करूँगा ना, तो मेरा यहाँ का टोटल ज़्यादा आ रहा है 73,80,000, 73,80,000। और यहाँ का जो डिफरेंस है वो 79,000 आ रहा है। तो पर टोटल तो मुझे ज़्यादा ही लिखना है 73,80,000। सो जो डिफरेंस आएगा वो यहाँ पे आएगा। जो मेरा डिफरेंस आने वाला है वो डिफरेंस मुझे यहाँ पे मिलेगा, और मैं लिखूँगा उसको डिफरेंस। तफावत। तो ये मिला मुझे 1000 का जो डिफरेंस, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये मेरा सेकंड स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप था मेरा ट्रांसलेटेड बैलेंस शीट जो बनानी थी सब्सिडरी कंपनी की, वो मैंने बना दी यहाँ पे। अब आगे जाएं हम स्टेप नंबर 3 में। अब स्टेप नंबर 3 में, स्टेप नंबर 3 जो है वो हमारा गुडविल और कैपिटल, गुडविल या कैपिटल रिजर्व पागड़ी के मूड़ी या नामच ये शोधवानुं छे। हाँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक मिनट। अगर यहाँ का टोटल ज़्यादा होता तो डिफरेंस आपका यहाँ पे आता, ओके। बट अभी यहाँ पे आपका डिफरेंस आ रहा है, और ये डिफरेंस हमने लिख दिया है, इसको हम बोलेंगे डिफरेंस इन एक्सचेंज रेट, विनिमय दर में फेरफार, तफावत। तो ये मैंने लिख दिया 1000। अगर यहाँ पे आता तो मैं यहाँ पे लिखता। अब हम जा रहे हैं स्टेप नंबर 3 में। स्टेप नंबर 3 है हमारा गुडविल या कैपिटल रिजर्व के बारे में। तो सबसे पहले हमें लिखना है इक्विटी शेयर। तो कहाँ से जाना है, तो यहाँ पे देखो हमारा जो इक्विटी शेयर है वो 30,50,000 के। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 30,50,000। अब उसमें से होल्डिंग जो हमारी कंपनी है उसका पार्ट है 80%। तो 80%, तो मैं 80% करूँगा तो 24,40,000 आएगा। उसके बाद सेकंड मुझे रिजर्व कौन सा लिखना है, तो ध्यान रखना है कैपिटल, PNL भी कैपिटल।
रिजर्व और पीएनएल। अब ये आएगा कहाँ से, ये दोनों कैपिटल, वैसे तो मैंने यहाँ पे फाइंड कर दिया है बट ये डॉलर में था, अब मुझे रुपीज़ में डाइवर्ट करने के बाद तो यहाँ पे देखो जनरल रिजर्व जो कैपिटल में है वो है 244, दिख रहा है जनरल रिजर्व। वैसे पीएनएल भी देखोगे कैपिटल में 427 है। तो अब मैं रिजर्व की बात कर रहा हूँ, 244 रिजर्व है, तो मैं यहाँ लिखूँगा 244 और उसमें से होल्डिंग कंपनी का पार्ट है 80%, तो 1,95,200 आएगा। उसके बाद बारी आई पीएनएल की, पीएनएल भी मुझे कैपिटल लिखना है, तो पीएनएल कैपिटल में है 427, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 427 मल्टीप्लाई 80%, 3,41,600। उसके बाद बारी आई डिविडेंड की। अब ये डिविडेंड क्या है, तो जो मैंने आपको बताया कि एडजस्टमेंट 2 में लिखा था कि 10% डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो मैं यहाँ पे फिर से कैलकुलेशन कर रहा हूँ। डिक्लेयर किया सब्सिडरी कंपनी, उसकी अमाउंट अभी थी $50,000, उसका 10% तो 5,000। अब इसको करेंसी में डाइवर्ट करने के लिए जिस दिन को डिविडेंड दिया उस दिन का रेट दिया होगा, तो यहाँ पे ऐसा लिखा है कि जिस दिन को डिविडेंड दिया तब का रेट है 61, तो मैं यहाँ पे इसको 61 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इंडियन रुपीज़ में अमाउंट आएगी 3,05,000। ये रुपीज़ की अमाउंट थी, ये डॉलर की, तो उसको मैंने 61 से मल्टीप्लाई किया तो 3,05,000 आया डिविडेंड। तो अब मैं यहाँ पे लिखूँगा डिविडेंड 3,05,000 मल्टीप्लाई 80% और वो अमाउंट आएगी मेरी 244। अब ये चारों का मैं टोटल करूँगा, टोटल आएगा 32,20,800। अब उसमें से इन्वेस्टमेंट परचेज प्राइस जो जे रोकाणों में खरीदी है यानी कीमत हूँ जो इस, तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ सम में इन्वेस्टमेंट इन सुषमा लिमिटेड कितने में परचेस किया मैंने 26 लाख गुजराती मीडियम में। सुषमा लिमिटेड में रोकाण कितना में खरीदा 26 लाख, सो मैं यहाँ पे 26 लाख माइनस करने वाला हूँ। अब याद रखना है आपका आंसर प्लस में आएगा तो कैपिटल रिजर्व, माइनस में आएगा तो गुडविल, प्लस में आएगा तो कैपिटल रिजर्व, माइनस में आएगा तो गुडविल। तो प्लस में आ रहा है आपका आंसर 620, जिसको मैं बोलूँगा कैपिटल रिजर्व अनामत। अगर माइनस में आता तो मैं उसको क्या बोलता, गुडविल। सो ये था हमारा नेक्स्ट स्टेप जो आपको हर सम में यही करना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, तो यही करना है। अब आगे हम जा रहे हैं, आगे बारी आई माइनॉरिटी की इंटरेस्ट। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी यहाँ से हम फटाफट पता कर लेते हैं माइनॉरिटी का पार्ट कितना है, और वो है इसका 20%, वो 20% है। तो अब हम स्टार्ट करें इसमें से, तो ये पेज में से हो जाएगी इक्विटी शेयर हमारे 30,50,000, उसका 20% यहाँ पे, तो ये आएगा 6,10,000। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा है कैपिटल रिजर्व और पीएनएल। कैपिटल रिजर्व पीएनएल तो यहाँ हमारे पास अवेलेबल है 244, 427 कैपिटल दोनों। अगर यहाँ से आपको नहीं देखनी, यहाँ से आपको नहीं देखनी ऊपर से, तो आप यहाँ बैलेंस शीट में देख सकते हो। फिर से ये दो कैपिटल है, देखो 244 और 427, तो जो मैंने यहाँ पे लिख दिया, और दोनों का मुझे करना है 20%। 20% मैं करूँगा तो ये अमाउंट आएगी 48,885,400। उसके बाद मुझे लिखना है रेवेन्यू, तो रिजर्व और पीएनएल। तो रेवेन्यू मैंने भी यहाँ पे मेंशन कर दी है। रिजर्व अगर देखोगे तो 3,72,000 है रेवेन्यू, जहाँ पे आर लिखा है 3,72,000। अब इसका मुझे लिखना है 20%, तो मैं 20% लिखूँगा तो वो आएगा 74। और उसके बाद पीएनएल, पीएनएल भी यहाँ पर रेवेन्यू है मेरे पास। कितनी रेवेन्यू है 8,06,000 है। अब देखो 8,06,000 ओके, बट यहाँ पे एक और बेनिफिट हुआ था 1,000 का, वो मुझे ऐड करना है। ये चीज़ मुझे पीएनएल में ऐड करनी है। तो अब मेरा पीएनएल हो जाएगा 87, बट अगर यहाँ पे डिफरेंस आता है यहाँ पे, तो वो चीज़ मुझे पीएनएल से माइनस करनी पड़ती। बट यहाँ पे आ रहा है तो वो मैं प्लस करूँगा। तो अब मेरा पीएनएल हो गया रेवेन्यू 8,07,000 मल्टीप्लाई 20, तो 8,07,000 को 20% बनाऊंगा तो 1,61,400 आएगा। अब मैं सबका टोटल करूंगा तो टोटल ये सब मिला के टोटल करेंगे हम, तो ये आएगा
9,80,000। तो ये मिला मुझे माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अब मेरी सारी कैलकुलेशन हो गई है, अब मुझे खाली बैलेंस शीट बनानी है। तो ये 3 चीज़ें मैंने अब तक बनाई। ये मैंने फर्स्ट पेज पे लिखा था, उसके बाद ट्रांसलेटेड बैलेंस शीट बनाई, और उसके बाद मैंने बनाई गुडविल, कैपिटल रिजर्व और माइनॉरिटी। अब मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एकत्रित पाकुश सर्वयु। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में ध्यान दो, बैलेंस शीट बहुत ईजी है। अब इसमें 2 चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक तो सब्सिडरी कंपनी के शेयर चले जाएंगे और होल्डिंग का इन्वेस्टमेंट चला जाएगा। सब्सिडरी के शेयर, होल्डिंग का इन्वेस्टमेंट। तो अब मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख रहा हूँ इक्विटी शेयर। मैं नाम लिख दूंगा कि यहाँ पे आपको किसका लिखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हंसा का भी है और सुषमा का। सुषमा का हमें नहीं लिखना है, अब हमें हंसा के शेयर लिखने। कितने हैं? 50 लाख। तो मैं डायरेक्ट आफ्टर में लिख रहा हूँ, पर यहाँ पे लिख रहा हूँ हंसा, टोटल 50 लाख। उसके बाद सेकेंड थिंग, अब बारी है सम में। आप देखो सम में सेकंड में लिखा है जर्नलिज्म। तो यहाँ पे तो 10 लाख रुपीज़ है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जर्नलिज्म सामान्य अनामत हंस। यहाँ पे लिख रहा हूँ हंसा 10 लाख। और सुषमा का कौन सा? तो रेवेन्यू लिखना है। पर रेवेन्यू का कितना परसेंट लेना है? 80%। रेवेन्यू का कितना परसेंट? 80%। कैसे? तो मैं आपको एक जरा रिपीट करा दूं। यहाँ पे हमने होल्डिंग के लिए 80% लिया था, पर कैपिटल का लिया था। याद करो, यहाँ पे हमने कैपिटल का लिया था। अब सब्सिडरी के लिए तो कैपिटल और रेवेन्यू दोनों दे दिए हमने। सब्सिडरी को गौण कंपनी ने આપણે कैपिटल ने रेवेन्यू बना आपी, बट होल्डिंग को हमने खाली कैपिटल का 80% दिया है। तो अभी रेवेन्यू का 80% बाकी रहेगा। रेवेन्यू, तो रेवेन्यू कौन सी है? तो यहाँ पे रिजर्व 372 है और 87 है, तो 3,72,000 उसका मैं 80% करूँगा, तो आएगा 2,97,600। तो टोटल होगा 12,97,600। ये होगा। उसके बाद सेम थिंग P&L में हमें अप्लाई करनी है, नफ़ा नुकसान, और जो हमें हंसा लिमिटेड का तो वही लेना है। उसके बाद हमें कैपिटल रिजर्व दी, अभी मैं साइड में रख रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ P&L पे। P&L जो है वो आपको दिया हुआ है 6 लाख रुपीज़, 6 लाख। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हंसा लिमिटेड का P&L 6 लाख प्लस सुषमा लिमिटेड। सुषमा लिमिटेड का रेवेन्यू लेना है। रेवेन्यू कितनी है अमाउंट? तो रेवेन्यू आप यहाँ से देख लो, देखो 8,07,000 है। मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे जो होल्डिंग कंपनी है उसको 80% मिला है खाली कैपिटल का, रेवेन्यू का नहीं मिला। सब्सिडरी को दोनों का मिल गया, कैपिटल रेवेन्यू। इसलिए जो रेवेन्यू बाकी है वो हम दे रहे हैं 8,07,000 और उसका 80%। 8,07,000 का 80% करेंगे हम, तो आएगा 6,45,600। अब एक और चीज़ आपको याद रखनी, उसमें से आपको डिविडेंड माइनस करना है। जो होल्डिंग को मिल गया है वो माइनस होगा। डिविडेंड हमने बनाया हुआ था, याद हो तो यहाँ पे हमने लिखा था नीचे 3,05,000। तो ये 3,05,000 का 80%, तीनों में हमें 80% ही ध्यान रखना है। और वो हम यहाँ से माइनस करेंगे, वो आएगा 2,44,000। तो ये माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद टोटल आएगा 10,01,600। तो ये मेन कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। अब बारी आई आगे, जो हमने ड्रॉप किया था वो था जनरल रिजर्व। और जनरल रिजर्व जो आपको कैपिटल रिजर्व जो सब में दिया हुआ है 2 लाख। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अब कैपिटल रिजर्व और वो है आपका 2 लाख रुपीज़ प्लस ये जो आपने बिजनेस परचेस किया तब आपका रिजर्व आया, और वो है 6,20,000। ये रहा रिजर्व आपका 620। तो ये लिखेंगे हम 620 प्लस करेंगे
तो टोटल हो जाएगा आपका 8,20,000। अब उसके बाद बाकी की डिटेल आपके पास बुक है तो देख लो फटाफट। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लांबा गाळाना देवा, हंसा एंड सुषमा। तो हंसा लिमिटेड के 10 लाख और सुषमा लिमिटेड का यहाँ पे आप देखोगे तो आपको 20,000 दिख रहा है, बट आपको 20,000 नहीं लिखना है, आपको कन्वर्टेड लिखना है, वो है 12,20,000। तो 1220 लिखेंगे तो टोटल आएगा 22,20,000। उसके बाद हम लिखेंगे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स में सेम हंसा एंड सुषमा बैलेंस शीट में से आप लिख सकते हो, डायरेक्ट 6 लाख है और उसका कन्वर्टेड बैलेंस लिखना है 630 है, तो ये हो जाएगा 1230। उसके बाद बीओडी, हंसा एंड सुषमा बीओडी है यहाँ पे 4 लाख, आप बैलेंस शीट में देख लो, मैं फटाफट लिख रहा हूँ। और ये 630 है, मतलब 1030। और फिर आएगा माइनॉरिटी, लघुमती हित। ये कहाँ से है तो अभी हमने फाइंड आउट किया हुआ है, ये रहा जो है 9,80,000 माइनॉरिटी जो हमने फाइंड किया। सो ये है माइनॉरिटी हमारा 9,80,000। तो अब हम टोटल करेंगे, सब आ गया, इसका टोटल करेंगे, ये टोटल आएगा 1,35,80,000, 1,35,80,000। ये था टोटल। अब बारी आई एसेट्स की। फिक्स्ड स्थिर, हंसा एंड सुषमा, हंसा की है 40 लाख और सुषमा की जो एसेट्स है वो आप कन्वर्टेड बैलेंस शीट में देख लो 36,60,000 है। सो टोटल हो जाएगी 76,60,000। उसके बाद सेकेंड इन्वेस्टमेंट। अब ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट में जो सुषमा लिमिटेड में इन्वेस्ट किए थे वो नहीं लिखना है, अदर लिखना है, अन्य रोकाण। हंसा एंड सुषमा अदर है 12 लाख और यहाँ पे 18,30,000, दोनों का टोटल 30,30,000। उसके बाद करंट एसेट्स की बात करें तो करंट एसेट्स में सबसे पहले आएगा स्टॉक। तो स्टॉक है हमारा हंसा और सुषमा, हंसा में 4 लाख है, सुषमा में 630, तो 1030। उसके बाद स्टॉक के बाद आएगा डेटर्स, हंसा एंड सुषमा 3 लाख, 630, सो 930। उसके बाद कैश एंड बैंक जो दिया है वो रोकड़ बैंक, हंसा एंड सुषमा 3 लाख है और ये 630। मैं रिपीट करा दूँ, ये मैं कहाँ से लिख रहा हूँ, सुषमा की, हंसा की अमाउंट तो आपको बैलेंस शीट में यहाँ पे मिल जाएगी, सुषमा की अमाउंट मैं कहाँ से लिख रहा हूँ, तो जो हमने सेकंड स्टेज में कन्वर्टेड बैलेंस शीट फाइंड की थी वहाँ से मैं लिख रहा हूँ, यहाँ से ये मैं अमाउंट लेके यहाँ पे लिख रहा हूँ। सो अगर आप भूल गए हो तो चेक कर लेना वो अमाउंट। तो ये आएगा टोटल आपका 930 और आप इसका टोटल करोगे तो आएगा 1,35,80,000। तो ये था पूरा सम जो हमने अभी गिना बैलेंस शीट
तो यहाँ तक आपको सम गिनना है। मैं एक बार रिपीट करा दूँ मैंने क्या क्या बनाया उसमें। सबसे पहले इलस्ट्रेशन 3 गिना, उसमें होल्डिंग और माइनॉरिटी फाइंड किया, उसके बाद कैपिटल गेन फाइंड किया। ये टेबल का हमने यूज़ नहीं किया क्योंकि डेट ऑफ शेयर परचेज हमें अमाउंट दे दी थी। उसके बाद रेवेन्यू डिटेल हमने फाइंड की। सेकंड स्टेज में हमने क्या फाइंड किया, ट्रांसलेटेड बैलेंस शीट फाइंड की। उसमें इक्विटी शेयर जो होते हैं उसमें परचेज डेट का बैलेंस लिखते हैं। जनरल रिजर्व में कैपिटल रेवेन्यू, कैपिटल में परचेज डेट, और रेवेन्यू में एवरेज। लॉन्ग टर्म जो होता है उसमें भी परचेज डेट, और करंट होगा उसमें हम क्लोजिंग का रेट लेंगे। तो यहाँ पे भी बैलेंस शीट में भी ऐसा, ये 2 लॉन्ग टर्म है परचेज डेट, और बाकी जो करंट है, करंट में चालू है एમાં આપણે લખ્યું क्लोजिंग का रेट। उसके बाद हमने थर्ड में कैपिटल या गुडविल फाइंड किया, उसके बाद माइनॉरिटी फाइंड की, और उसके बाद जो हमने किया वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट फाइंड किया। तो ये मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। ओके फ्रेंड्स, अब हम गिनने वाले हैं गुजरात यूनिवर्सिटी 2017 का सम, जो गुजराती मीडियम में क्वेश्चन नंबर 13 है, H&S कंपनी, और इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, H और S कंपनी। तो वो सम हम गिनेंगे। थोड़ी क्लैरिफिकेशन मैं करा दूँ इसमें। यहाँ पे आपको ओपनिंग का रेट, एक्सचेंज रेट दिया है, क्लोजिंग का भी दिया है, एवरेज भी दिया है, बट डेट ऑफ शेयर परचेस का रेट नहीं दिया है सम में। गुजराती मीडियम में कहीदूँ શરૂઆતનું આપ્યું છે, ઓપનિંગ કહીશું, ક્લોઝિંગ આખર, એવરેજ આપ્યું છે, बट डेट ऑफ शेयर परचेस का नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे एग्जैक्टली देखेंगे तो जिस दिन को हमने शेयर का डिविडेंड सम में दिया हुआ उस दिन का रेट हमें दिया है 66। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो हम वो 66 को डेट ऑफ शेयर परचेस करके जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे PD परचेस डेट का मैं लिख रहा हूँ 66, मैं गिनूंगा परचेस डेट का रेट 66। ओके, अब हम सम स्टार्ट करें। हमारा जो सिस्टम है वो फॉलो करते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि इंग्लिश मीडियम का ये जो सम है वो है क्वेश्चन नंबर 8, और गुजराती मीडियम का 13 है, जो है हमारा गुजरात यूनिवर्सिटी का 2017 का सम, जो गुजरात यूनिवर्सिटी 2017 का सम है। स्टार्ट करते हैं फटाफट, थोड़ी स्पीड रखेंगे ये सम में क्योंकि लास्ट सम थोड़ा लेंदी हो चुका है। अब हम देखेंगे कितने शेयर हमने परचेस किए, मतलब होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी के, तो होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी के 80% डायरेक्ट आपको दे दिया है 80%। सो कोई कन्फ्यूजन नहीं है आपके पास, होल्डिंग कंपनी भी क्लियर है कौन सी होल्डिंग, शासक कौन है H और सब्सिडरी है S। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ H के पास 80% शेयर है, तो माइनॉरिटी के पास कितने परसेंट हो गए 20, क्योंकि 100% टोटल होते हैं। अब सेकंड थिंग में हम आ जाते हैं कैपिटल, और तो जिस दिन को शेयर परचेस की है सेम डेट का कुछ बैलेंस दिया है या हमें फाइंड करना है। तो हम देखेंगे तो 1/7/2016 को हमने शेयर परचेस किया और सेम डेट का आपको बैलेंस दे दिया है। जनरल रिजर्व और P&L का बैलेंस, सामान्य अनामत नफा नुकसानનું 2000 6000 ગુજરાતી મીડિયમમાં પણ શો કરી દઉં કે એ દિવસે 6000 આપેલું છે ને, એક સાથ 2016 આપી દીધું। सो ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इजी है, बट डिविडेंड एक और इफेक्टेड है, 10% डिविडेंड है लास्ट सम की तरह, और डिविडेंड इसके ऊपर दिया जाएगा 40,000 जो डॉलर दिया उसका 10%, तो 4000 डिविडेंड होगा। सो हम हमारी कैलकुलेशन हम स्टार्ट कर दें। तो यहाँ पे हमें नहीं जाना, यहाँ पे भी नहीं जाना, यहाँ पे आपको रिजर्व सेम डेट का रिजर्व दे दिया है 2000, और मैं P&L की बात करूँ तो P&L आपको दिया है 6000, बट उसमें से P&L में से हम वो डिविडेंड माइनस करेंगे, डिविडेंड आएगा आपका 4000। कहाँ से आया 4000, तो ये जो आपका 40,000 है उसका 10%, सो 4000, तो यहाँ पे भी बचेंगे 2000। तो रिजर्व और P&L कैपिटल वाली चीज़ क्लियर हो गई, मुड़ी वाली क्लियर थी। अभी आपको ये फाइंड नहीं करना है तो ये टेबल आपके लिए यूजलेस हो गया। आपको ऐसा लगेगा कि सर इसकी ज़रूरत नहीं है, क्यों बना रहे हो, तो नेक्स्ट में आपको वो एक्सप्लेन करूँगा कि क्यों हम बना रहे हैं। बट आपको पहले से पता चल जाए तो डजेंट मैटर कि आप बनाओ, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है आप नहीं बनाओगे तो। अब रेवेन्यू की बात करें तो बैलेंस शीट में मैं देखूंगा तो जनरल रिजर्व दिया 8000 और P&L दिया है 16000, जनरल 8 P&L 16000। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये रिजर्व है और P&L, और यहाँ पे कैपिटल में आया 2000, मूडी में आयु 2000, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2000
2000, तो अब आएगा 6000 यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा 14,000। ये हमारा फर्स्ट कैलकुलेशन पूरा हो गया रिजर्व और कैपिटल का। अब सेकंड स्टेज में हम जा रहे हैं ट्रांसलेटेड बैलेंस शीट ऑफ एस लिमिटेड। एस जो सब्सिडरी है उसके बारे में हम ट्रांसलेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे। कौन कौन सी चीज़ों के लिए, तो ये सब चीज़ों के लिए बनानी है, सारी चीज़ों के लिए। तो सबसे पहले जो उसमें दिया हुआ है वो मैं लिख रहा हूँ, और मैं थोड़ा स्पीड करूँगा क्योंकि लास्ट सम आपको पता है थोड़ा लेंदी हो चुका है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे इक्विटी शेयर, तो सब में दिया हुआ है 40,000, और मैं रेट लिखूंगा, परचेज डेट का दिया नहीं पर हमने सपोज करके गए 66 रेट है, तो 26,40,000 टोटल आएगा इसका। उसके बाद बारी आई रिजर्व की, जिसमें मैं लिखूंगा कैपिटल और रेवेन्यू, मूडी अने अनामत, मूडी अने महसूली, सॉरी। तो कैपिटल में हमने फाइंड कर दिया है, यहाँ पे कैपिटल रिजर्व है हमारी ये 2000 और रेवेन्यू है 6000। टोटल आपको दी हुई है 8000, उसके दो पार्ट हमने बनाए 2000 और 6000। सो क्लियर यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ 2000, और हमने लास्ट में क्लियर किया था इसको परचेज डेट का होता है, और ये जो होता है वो एवरेज रेट से होता है। ये परचेज और एवरेज, तो परचेज है 66 और सब में एवरेज दिया है 66.5 दिया है। तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा 132 आएगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे आएगा 3,99,000। ये हो गया रिजर्व। उसके बाद अब हम लिखेंगे पीएनएल के बारे में। पीएनएल नफ़ा नुकसान, सेम कैपिटल और रिजर्व। तो जो हमने फाइंड किया, कैपिटल हमने फाइंड किया वो है 2000 और रिजर्व हमने फाइंड किया वो है 14,000। तो कैपिटल हम लिखेंगे यहाँ पे 2000 और रिजर्व हम लिखेंगे 14,000। 2000 में भी आपको पता है, आपको ये सेम मेंटेन होगा यहाँ पे। तो ये 66 और 66.5, तो ये आएगा 132 अगेन एंड 931। ये हो गया बेसिक। उसके बाद सब में दिया हुआ है कैपिटल रिजर्व जो इसमें नहीं है। उसके बाद डिबेंचर जो है लॉन्ग टर्म, डिबेंचर होते हैं और लॉन्ग टर्म होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 10% डिबेंचर। 10% डिबेंचर की अमाउंट है 20,000, जिसको मैं पीडी परचेज डेट वाली अमाउंट से मल्टीप्लाई करूँगा, 66 से मल्टीप्लाई करूँगा। लॉन्ग टर्म होता है वो परचेज डेट से होता है, तो 13,20,000 अमाउंट आएगी डिबेंचर की। उसके बाद सब में करंट लायबिलिटीज़ दी हुई है, जिसमें मैं लिखूँगा क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स दिए हुए 10,000, उसके बाद 10,000 और उसके बाद 6,000। उसके बाद का जो 10,000 है बिल्स पेएबल है, दिव्युंडी, उसके बाद है बैंक ओवरड्राफ्ट। ये तीनों में क्लोजिंग का रेट आता है, आपको पता है क्लोजिंग तीनों में। तो मैं क्लोजिंग लेके जाऊंगा जो क्लोजिंग सम में दिया हुआ है। इट्स 67 रुपीज़ 67। तो ये आएगा 6,70,000 एंड 4,02,000। अब ये हो जाने के बाद मुझे क्या करना है, टोटल करना है, बट जल्दी नहीं करनी है, खाली मुझे यहाँ एक या दो लाइन ड्रॉप करके इसका टोटल कर देना है। ये फर्स्ट का तो हो जाएगा, जो था वही टोटल होगा 1,10,000। कौन सा टोटल जो सब में दिया हुआ है इसका, तो 110, और यहाँ पे अभी बाकी रखूंगा। उसके बाद में आ रहा हूँ एसेट्स में। सो एसेट्स में सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग है, तो उसमें भी अमाउंट इसमें दी हुई है 60,000। उसके बाद प्लांट दिया हुआ है वो है 20,000, और उसमें आपको पता है परचेज डेट का मुझे लिखना है। परचेज डेट जिस दिन को मैंने शेयर परचेस किए है उस दिन की अमाउंट मुझे लिखनी है, वो रेट लिखना है 66 39,60,000 ये आएगा। और उसके बाद ऊपर आएगा नीचे आएगा 13,20,000। उसके बाद सब में इन्वेस्टमेंट भी दिए, अदर इन्वेस्टमेंट है रोका, और वो इन्वेस्टमेंट आप देखोगे तो अदर इन्वेस्टमेंट है 1,000, उसमें भी मुझे 66 से लेना है। मैं लिख रहा हूँ पीडी परचेज डेट का रेट। उसके बाद आई सारी करंट लायबिलिटीज़, तो सॉरी करंट एसेट्स आई। उसके बाद आई स्टॉक जो सब में दिया हुआ है 20,000 20,000, फिर 6,000 दिया और 3,000। 6,000 में जो है वो डेटर्स है,
और फिर बैंक दिया हुआ है, बैंक बैलेंस। तो सब में मुझे क्लोजिंग अप्लाई करना है। मैंने आपको अगले सम में सिखाया हुआ है, आप देख लेना अगर नहीं याद है तो आपको। तो यहाँ पे मैं क्लोजिंग 67 से मल्टीप्लाई करूँगा सबको, तो जो अमाउंट आएगी यहाँ पे आएगी 13,40,000, 4,02,000 एंड 2,01,000। अब यहाँ पे भी मुझे 2 लाइन ड्रॉप करके या 1 लाइन ड्रॉप करके मुझे टोटल करना है। टोटल में अब मुझे कोई जल्दी नहीं करनी है। यहाँ पे टोटल मैं लिख लूँगा 1,10,000, बट यहाँ पे देखूँगा दोनों में से कौन सी साइड का टोटल ज़्यादा आता है, यहाँ पे ज़्यादा आता है या यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो ज़्यादा है 72,96,000 और वो भी यहाँ पे 72,96,000। अब क्या करना है, तो यहाँ पे कम है तो यहाँ पे डिफरेंस आएगा और वो डिफरेंस आ रहा है मेरा 7,000। इसको मैं लिखूँगा डिफरेंस इन एक्सचेंज रेट, इंडिया में तफावत। तो ये हो गया मेरा सेकंड स्टेप। अब मैं आ रहा हूँ थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप है हमारा गुडविल और कैपिटल रिजर्व। सबसे पहले मैं इसमें डिविडेंड एक अमाउंट में फाइंड कर लेता हूँ। आपको पता है डिविडेंड सब में दिया हुआ है और वो डिविडेंड आपको 10% देना है और तब रेट है 66 और ये डिविडेंड है मेरा 40,000। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ पहले $40,000 का 10% 4,000 उसका 66। डिविडेंड मेरा आएगा 2,64,000। अब मैं आ रहा हूँ फिर से इक्विटी शेयर सब्सिडरी होल्डिंग का पार्ट 80 और सब्सिडरी 20 है। तो मैं साथ में अगर गिनते जाऊँ तो भी चले, बट यहाँ पे मैं देख रहा हूँ इक्विटी शेयर 26,40,000 मैंने कन्वर्ट करके बनाया। जो डॉलर था उसका रुपीज़ में ट्रांसफ़र किया, उसका 80%, तो 21,12,000 आएगा। उसके बाद आया रिजर्व, कैपिटल रिजर्व लेना है। कैपिटल रिजर्व जो मैंने यहाँ पे लिखा है 1,32,000 और कैपिटल P&L भी है 132, दोनों कैपिटल है तो 132 दोनों आ रहा है। दोनों का मुझे 80% लिखना है, आएगा 1,05,600। उसके बाद डिविडेंड जो आया वो 264, उसका 80%। तो 2,11,200 और टोटल हो जाएगा इसका 25,34,400। अब ये जो इन्वेस्टमेंट है उसकी परचेस प्राइस आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है 21 लाख। गुजराती मीडियम में પણ હું બતાવી દઉં, રોકાણોમાં 21 લાખ આપેલા છે। સો 21 લાખ આપણે આમાંથી માઇનસ કરીશું। જવાબ પ્લસમાં આવે તો રિઝર્વ, માઇનસમાં આવે तो गुडविल। तो यहाँ प्लस में आवश्य आंसर प्लस में आने वाला है 4,34,400, जिसको हम बोलेंगे कैपिटल रिजर्व मूडी अनामत। अगर माइनस में आता तो उसको हम बोलते हैं गुडविल। यहाँ पे कैपिटल रिजर्व आई। अब हमें फाइंड करना है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो इक्विटी शेयर तो हम यहाँ से उठा लेंगे उसके 26,40,000 के 20%, तो वो आने वाला है 5,28,000। उसके बाद कैपिटल दोनों चीज़ रिजर्व और P&L जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 132 है 132 है दोनों 132, यहाँ पे भी 1,32,000 है मल्टीप्लाई 20%, तो 26,400। अब बारी है रेवेन्यू महसूल है। रेवेन्यू रिजर्व यहाँ से लेके, तो यहाँ पे शांति से देखो, यहाँ पे मैंने रेवेन्यू रिजर्व में लिखा हुआ है 3,99,000। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 3,99,000 और उसका 20% 79,800। और उसके बाद P&L में ध्यान रखना, लास्ट सब में हमने प्लस किया था, इस सब में प्लस नहीं होगा, माइनस। रेवेन्यू P&L है 931, रेवेन्यू P&L है आपका 931, बट यहाँ पे ये माइनस करना पड़ेगा। एसेट साइड आया तो वो माइनस हो जाएगा 931 में से, वो 7,000 हमें माइनस करना है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 931
माइनस लास्ट सब में प्लस किया था क्योंकि वही साइड था, तो अब आएगा 924 और उसका हमें करना है 20%, तो 1,84,800 टोटल आएगा। अब ये सब का मैं टोटल करूँगा तो टोटल आएगा 8,45,400। तो ये मुझे मिल गया माइनॉरिटी इंटरेस्ट लघुमतीनो भाग। यहाँ पे मुझे कैपिटल रिजर्व मिल गया, ये मेरी कन्वर्टेड बैलेंस शीट ट्रांसलेटेड हो चुकी है और आगे की कैलकुलेशन भी हो चुकी है। अब मैं फाइनल स्टेज पे जा रहा हूँ और मेरा फाइनल स्टेज है बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पाकू सर्वेयू। अब उसके लिए हमें क्या करना है, तो ये बैलेंस शीट देखनी है, याद रखना है इसके इक्विटी शेयर चली जाएंगे और इसके इन्वेस्टमेंट चले जाएंगे। ये दो चीज़ चली जाएगी, क्या क्या, इसके इक्विटी शेयर और इसके इन्वेस्टमेंट, ये दोनों बैलेंस शीट में चली जाएगी, बाकी सब जोड़ेंगे। अब यहाँ पे क्या आएगा, जो हमने न्यू फाइंड किया रेवेन्यू वो आएगा, बाकी सब में टोटल, यहाँ पे टोटल। और ये टोटल में ये अमाउंट नहीं लिखनी है, कन्वर्टेड आपने जो रुपीज़ में बनाया क्योंकि ये डॉलर में दी हुई है, आपको इंडियन रुपीज़ में बनानी है अमाउंट, तो जो आपने बना दी है वो लिखनी है। तो स्टार्ट करें, हम इक्विटी शेयर दिख रहे हैं 40 लाख रुपीज़ के, तो हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ, आपके पास बैलेंस शीट होगी तो उसमें देखते रहना क्योंकि इजी नहीं है कि बार बार मैं आपको बैलेंस शीट दिखाऊँ और टोटल में चेक करते जाऊँ। सो आप वहाँ से देख लेना। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इक्विटी शेयर एच लिमिटेड के और वो है 40 लाख। उसके बाद मैं लिखूँगा जनरल रिजर्व एच लिमिटेड का पूरा लिखना है, जो सब में दिया हुआ है 8 लाख आप देख सकते हो बैलेंस शीट में। और सब्सिडरी जो है उसमें आपको क्या करना है, सब्सिडरी के में क्या करना है, तो आपको याद हो तो रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू हमने अभी फाइंड किया था, जो ये ट्रांसलेटेड में भी है 399 है। अदरवाइज आपको यहाँ से देखना है तो यहाँ से देख सकते हो। मैं रिपीट करा दूँ, यहाँ पे होल्डिंग को खाली 20% मिला था कैपिटल का, सब्सिडरी को कैपिटल और रेवेन्यू दोनों मिल गई। तो होल्डिंग को अभी रेवेन्यू का 80% पार्ट लेना बाकी है, तो वो रेवेन्यू है 399, उसका मैं करूँगा 80%। तो 399 का 80% तो 3,19,200 टोटल का रेशो, तो 11,19,200। उसके बाद बारी आई PNL, उसमें भी H480 जो सब में दिया हुआ है। कहाँ से मैं लाया, तो ये देखो जनरल रिजर्व था 8 लाख लिखा, अब PNL यहाँ पे 480 वो प्लस सब्सिडरी का रेवेन्यू जो है, जो रेवेन्यू ध्यान रखना है यहाँ पे आपको रेवेन्यू दिख रहा है 931, बट उसमें से वो 7,000 माइनस करना है आपको। मतलब कि अगर मैंने यहाँ से देखूँ तो 924 हो गया, तो 924 जो हो रहा है उसका 80%, 924 का 80%, तो 7,39,200। अब उसमें से एक और चीज़ याद रखनी है आपको, डिविडेंड माइनस करना है। डिविडेंड हमने फाइंड कर दिया है यहाँ पे, और वो है 2,64,000 और उसका भी 80%। तो 2,11,200 ये माइनस करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा 10,08,000। अब उसके बाद बाकी की चीज़ें हैं वो मैं बता रहा हूँ। कैपिटल रिजर्व होल्डिंग की सम में दी हुई है, कैपिटल रिजर्व है 2 लाख रुपीज़। और सब्सिडरी की कैपिटल रिजर्व जो हमने यहाँ पे फाइंड की है 4,34,400, ये हम लिखेंगे तो 6,34,400। और बाकी की चीज़ें मैं लिख रहा हूँ फटाफट। उसके बाद है डिबेंचर, होल्डिंग एंड सब्सिडरी। होल्डिंग क्या बैलेंस शीट में देखते जाओ, ये 10 लाख है और सब्सिडरी के 13,20,000 है। वो मैं कहाँ से ला रहा हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको मैंने ये अमाउंट कहाँ से ली है। ये जो अमाउंट आई 13,20,000, क्योंकि यहाँ पे आप डिबेंचर देखोगे तो 20,000 है पर डॉलर में, उसके बदले मैंने सेकंड स्टेप में जो कन्वर्टेड बनाई थी वहाँ से मैं ले रहा हूँ, जो मैंने ट्रांसलेटेड बनाई हुई है वहाँ से मैं ले रहा हूँ ये अमाउंट सारी। अब
डिबेंचर के बाद बिल्स पेएबल, अब करंट लाइबिलिटीज आई, डिविउंडी HRS 4 लाख प्लस 6,70,000, सो 10,70,000। क्रेडिटर्स बाकी रह गए तो क्रेडिटर्स लिख रहा हूँ। सो क्रेडिटर्स है हमारे 6 लाख 670 1270। उसके बाद BOD 4 लाख, उसके बाद माइनॉरिटी लघुमती 8,45,400। ये माइनॉरिटी हमने यहाँ पे फाइंड किया 845,400। सो अब इसका हम टोटल करेंगे। $1,30,69,000 टोटल आएगा इसका। अब हम एसेट्स की बात करेंगे तो वो इजी है, फटाफट मैं लिख रहा हूँ, आप बैलेंस शीट में देखते रहना। लैंड एंड बिल्डिंग अनसाइंड सुषमा अंसा 40 लाख, सुषमा 39,60,000, सो 79,60,000 आएगा टोटल। नेक्स्ट जा रहे हैं हम प्लांट अनसाइंड सुषमा 8 लाख 13,20,000, सो 21,20,000। अदर इन्वेस्टमेंट $1,66,000, so 1,66,000। then stock उसके बाद डेटर्स $2 लाख, तो ये हो गया आपका बैलेंस का टोटल। तो ये थी आपके बैलेंस शीट। तो इसमें भी हमने लास्ट सम जैसे ही अकाउंट स्ट्रक्चर बनाया और ऐसे ही गिना। अब ये यहाँ पे नहीं हो रहा है, इसकी ज़रूरत नहीं है। कब ज़रूरत पड़ेगी इसके लिए, जब मैं सेकंड वीडियो बनाऊंगा तब मैं आपको बता दूंगा कि इसकी ज़रूरत हमें कब पड़ने वाली है, क्योंकि अब वीडियो लंबा होता जा रहा है। सो अब जब नेक्स्ट वीडियो बनेगा, जब नेक्स्ट वीडियो मैं रखूँगा, तब मैं उसमें आपको ये बताऊँगा कि ये कब हमें चाहिए, इंक्रीज डिक्रीज कब चाहिए। सो ये वीडियो में इतना ही बस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो।